नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। हरियाणा में अगले महीने 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां से हवा कुछ पलटने लगी है। दोनों पार्टियों में अब कांटे की टक्कर दिख रही है। तो हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के चुनाव में क्या होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदेश रावल, लोकमत समूह के पत्रकार हैं, कांग्रेस और हरियाणा दोनों की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा से तो आप आते ही हैं, तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है हरियाणा में। तो अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है इस चुनाव में? जी देखिए मिलिंद जी, इसकी शुरुआत होती है इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले, जब बीजेपी ने अपना 9.5 साल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया और नायब सिंह सैनी को, उनके चहेते को, यानी मनोहर लाल जी के नजदीकी व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर सब कुछ ठीक होता बीजेपी के भीतर हरियाणा में, तो शायद चीफ मिनिस्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद पिछले 2014 में बीजेपी को 9 सीटें मिली 10 में से, और 2019 में 10 की 10 सीटें मिली। लेकिन इस बार 5-5 सीटें दोनों पार्टियों के हिस्से में आई है, 5 कांग्रेस की और 5 बीजेपी की। तो जाहिर है कि ये एक बीजेपी का डाउनफॉल है। जब 2005 में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो उनको 67 सीट्स आई थी, और 2009 में कांग्रेस को 40 सीट आई थी। ऐसे ही बीजेपी को भी अपने सेकेंड टर्म में 40 सीट आई, और दुष्यंत चौटाला के पहिए पे उनकी सरकार चली 4.5 साल तक, और फिर दोनों ने मिलजुल के अपना समझौता तोड़ दिया। तो जाहिर है दिक्कत है, और जिस हिसाब से टिकटें बटी हैं और जिस हिसाब से लोगों का विरोध हो रहा है, कहीं पूर्व विधायक रो रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके, कहीं मीटिंग्स बुला रहे हैं, कईयों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस बात के संकेत हैं कि 10 साल की जो सत्ता थी बीजेपी की, उसमें काफी लोगों की अपनी पार्टी के प्रति नाराजगी है। और एक बड़ी नाराजगी मिलिंद जी ये है कि बीजेपी बाहर से लाए हुए व्यक्ति को ज्यादा सम्मान दे रही है, उनके अपने कार्यकर्ता और नेता को जगह नहीं मिल रही है, ना संगठन में, ना सरकार में, ना पदों पे। और आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से बीजेपी ने 6 कैंडिडेट वो दिए जो पुराने कांग्रेसी थे। तो इसी तरीके से इस बार भी आप देखिएगा, आप किरण चौधरी की बेटी को टिकट दे दिया, उधर कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दिया, उधर करतार सिंह भड़ाना के बेटे को टिकट दे दिया, कि जो फरीदाबाद से जाके पानीपत की एक सीट पे लड़ रहे हैं। जो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां बाहर से लाए हुए व्यक्तियों को बीजेपी टिकट दे रही है, इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है, इसलिए ज्यादा नुकसान इनको लोकसभा में भी हुआ, और मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति में भी इनको इस बात का काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक पूर्व मंत्री हैं करणदेव काम्बोज, उनको मनाने के लिए उनके घर मुख्यमंत्री गए, और पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने हाथ बढ़ाया था। और देखिए मैं तो उनकी काबिलियत कहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री चल के उनके घर चले गए, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो ये नाराजगी हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि अमित शाह ने इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी ज्यादा बढ़ाई, और उसके बाद सबके टिकट काट दिए गए। हाँ, 5-7 सीटें ऐसी हैं जहां बाहर से लोगों को लाके टिकट दिया गया, उसमें कांग्रेसी भी हैं, उसमें जेजेपी से भी आए हैं। तो वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। तो आदेश, आपने जो एक बात कही कि 9.5 साल का मुख्यमंत्री बदला बीजेपी ने, मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने हटा दिया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और बीजेपी का ये फार्मूला जो है, इसने गुजरात में काम किया था, उत्तराखंड में काम किया था, लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य में काम नहीं किया था। तो हरियाणा में भी लगता है कि इसका फायदा अगर लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे तो नहीं मिला है। उन्होंने जो दूसरा भी मुख्यमंत्री बदला, उसका कोई कम से कम लोकसभा चुनाव में तो फायदा नहीं हुआ है। तो मैं ये बात समझना चाह रहा हूं कि मतलब बीजेपी का ये खेल क्यों बिगड़ता हुआ दिख रहा है। खास करके एक तो जो राजनीति थी कि भाई हम नॉन जाट मुख्यमंत्री देंगे, जो कि बाकी सारे समुदायों को एक तरह से पोलराइज करेगा जाटों के खिलाफ, और ये पंजाबी को लाके या खत्री को लाके, अब सैनी साहब को लाके, तो ये वाली जो राजनीति जिसने बीजेपी को एक तरह से 10 साल तक कामयाबी दिलाई, ये समीकरण क्यों बिगड़ गया है? देखिए मिलन जी, हर एक किसी भी राजनीतिक दांवपेच की एक एज होती है। ऊपर क्योंकि केंद्र सरकार में हिंदू मुस्लिम चलता रहा, हरियाणा में जाट गैर जाट चलता रहा,
और दरअसल हरियाणा की राजनीति जब जाट गैर जाट की बात होती है उसमें दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। एक, सामाजिक रूप से मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलते जुलते हैं, कितने लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। नंबर दो, सरकारी नौकरी की राजनीति। ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गए सिर्फ जाट गैर जाट में, किसी के भी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के सुख दुख में शामिल हुए बगैर। तो जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, देखिए हरियाणा की जनता ना बहुत डिफरेंट है मिलिंद जी। वो ऐसा सोचती है कि कोई मुख्यमंत्री अगर हरियाणा का है तो वो हमारे कारण है, कोई विधायक है तो वो हमारे कारण है, कोई मंत्री है तो वो हमारे कारण है, उसको हमने बनाया है। और वो अपने अपने विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री का हाथ भी पकड़ सकते हैं और कुर्ता भी पकड़ लेंगे। तो वो एक अपनापन होने की, यानी हमारे कारण तुम हो, उसकी एक बहुत ठसक है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। तो उसको अलाउ कभी नहीं किया मनोहर लाल ने। तो पार्टीज ने डेफिनेटली सर्वे करवाए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, तब जाके एक सीएम पार्टी ने बदला। लेकिन आपने उदाहरण दिया कि गुजरात में कामयाब रहा, लेकिन हर राज्य की अपनी एक तासीर होती है। जैसे कर्नाटक में नहीं हो पाया, ऐसे ही हरियाणा में भी इनके लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना घर समेटना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। आपने मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट चेंज कर दी, लेकिन किसने चीज तक नहीं की। जब आपने यहाँ करने की कोशिश की, जब आपने टिकटें काटने की कोशिश की, तो आप देखिए कि हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से आवाज आ रही है। हर कोई कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई रो रहा है। तो एक एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो तासीर नहीं है हरियाणा की ऐसी कि आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ कर दोगे। अब आप ये बताइए मुझे, नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मैं जब से मुख्यमंत्री हूं, आप मेरा काम देखो। और मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि 9.5 साल में जो मैंने किया आप मेरा देखो। तो यहीं पे ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा, पहली गलती बीजेपी ने ये करी कि उन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश, आगे बढ़ा दिया, 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। दूसरी गलती ये करी कि नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट चेंज कर ली। तो उससे क्या होता है ना, एक मैसेज जाता है जनता के बीच में कि भैया ये आपने क्या कर दिया, आपको क्यों चुनाव तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। क्योंकि जब पांच पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको कौन सी ऐसी आपत्ति है कि आपका वोट शेयर कम हो जाएगा या आपको वोट कम पड़ेगा। दूसरा, जब मुख्यमंत्री अपनी सीट चेंज करता है, उससे भी एक संदेश जाता है। मुख्यमंत्री रहने वाले हैं नारायणगढ़ के, वहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी है, सांसद रहे कुरुक्षेत्र से। और जब मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उन्हीं की सीट से इन्हें बाई इलेक्शन में करनाल के लोगों ने एमएलए बनाया। अब वो सीट इन्होंने छोड़ दी, तो जाहिर है उनकी पुरानी सीट पे, यानी करनाल वाली सीट पे इस बात का असर पड़ेगा कि भाई मुख्यमंत्री ने ये सीट छोड़ दी। हमने 2 बार जिताया मनोहर लाल को और 1 बार जिताया नायब सिंह सैनी को, उसके बावजूद भी ये सीट छोड़ के चले गए। तो जो भी बीजेपी के व्यक्ति को वहां से टिकट दिया गया है, उसकी जीत और हार पे भी वहां पे असर पड़ने वाला है। दूसरा, जिस सीट पे गए हैं लाडवा, ऐसा कहते हैं कि इनका जो पुराना गांव है नायब सिंह सैनी का, वो उसी सीट में आता है, तो इसलिए इन्होंने अपनी वोट को वहां ट्रांसफर करवा लिया और वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन इस बीच में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कई बार ये कहते गए कि नहीं हम सीट चेंज करेंगे, मुख्यमंत्री कहते रहे कि नहीं हमारी सीट चेंज नहीं होगी। तो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंस किए थे, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मशवरा नहीं किया होगा? तो तब आपने एक बात क्यों नहीं सोची कि हम 5 दिन एक्सटेंड करेंगे, बीच में छुट्टी आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं मिलिंद जी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बीमारी है। कि इसके पीछे की क्या राजनीति है कांग्रेस की कि विनेश फोगाट को, क्योंकि बीजेपी पहले ही आरोप लगाती थी कि देखिए ये सब पहलवान जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ही इनके पीछे हैं। और अब ये आरोप साबित हो जाता है जब विनेश और बजरंग जो है कांग्रेस में शामिल होते हैं। देखिए, दोनों पार्टी की तरफ से आरोप लगते रहे और अब तो खुल के कह दिया ब्रजभूषण सिंह ने कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की ये हमारे खिलाफ एक साजिश थी। लेकिन उसमें जो जो भी चीजें हैं, ये वो कोर्ट का मैटर है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों 3 दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे और उस दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी पहलवान कोटे में 1 सीट देने वाली है। तो उसमें फिर ये हुआ कि किसको दें। बजरंग पुनिया जिस सीट से लड़ना चाहते हैं वो है बादली, या जिससे वो लड़ सकते हैं। बादली सीट पे कांग्रेस पार्टी के पास कुलदीप वत्स एक ब्राह्मण विधायक हैं। तो सिटिंग विधायक की टिकट काटना थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीटें क्लियर हुई हैं आउट ऑफ 90, जो मेरे पास जानकारी है 51 में, उन्होंने अभी तक किसी विधायक का टिकट नहीं काटा है। दूसरा, ये सीट दीपेंद्र हुड्डा की पार्लियामेंट की है। अब विनेश जो सीट मांग रही हैं, उनके 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 कोटे में 2 सीट आ सकती हैं, यानी एक सीट
जहाँ की वो रहने वाली हैं, और दूसरी सीट जो उनकी ससुराल है। जो उनकी ससुराल है वो सीट है जींद डिस्ट्रिक्ट की जुलाना, और जहाँ की वो रहने वाली हैं वो सीट है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बारडा। तो इन दोनों ही सीटों पे कांग्रेस पार्टी के पास कोई सिटिंग विधायक नहीं है। तो विनेश को लेके एक सिंपैथी भी है, और हरियाणा के लोगों में एक बात है कि इस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है। वो हुआ है नहीं हुआ है, ओलंपिक एसोसिएशन या रूल्स के मुताबिक हुआ है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक जनता में एक सेंटीमेंट है कि इसके साथ ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस बात का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, और उसे उसे बुलाने की कोशिश करेगी। जैसा कि आदेश आप बता रहे हैं कि विनेश को पार्टी में शामिल करने में या टिकट देने के पीछे बात सिर्फ उनकी एक सीट जीतने की नहीं है, वो जो एक अगर सहानुभूति है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, और पूरे हरियाणा में एक तरह से कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम इसके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं अब एक आखिर में आपके पास एक और मुद्दे की तरफ सवाल पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है। पहले ये बात हुई थी कि भाई इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ लोकसभा के लिए रहेगा, और हमने जैसे देखा भी था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो तब सबने कहा था कि हम स्वतंत्र हैं, तब सब लोग आपस में लड़ रहे थे। लेकिन हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने खुद इनिशिएटिव लिया है कि भाई नहीं, हमको आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें देनी हैं और उनके साथ गठबंधन बना के रखना है। तो ये क्या सोचकर ये बातें हो रही है? देखिए मिलिंद जी, जब लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बनी स्थिति और थी, और जब कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई और विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर गया, तो उसमें फिर जब राहुल गांधी एलओपी बने, तो राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एलओपी नहीं है, वो पूरे समूचे इंडिया अलायंस के एलओपी हैं। इसलिए उन्हें सबको एडजस्ट करके चलना है। तो जो पहली मीटिंग हुई सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हमें आम आदमी पार्टी को या हमारे एलाइज को एडजस्ट करना चाहिए, और इस पे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना फैसला करे। मैं ज्यादा मतलब राहुल गांधी किसी भी बात में ज्यादा पुश नहीं करते हैं, वो अपनी बात को कह देते हैं। तो अब हुआ ये कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का प्रपोजल है। 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट सीपीआईएम को। तो 6 सीटें कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है। अगर मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं, हरियाणा में इस वक्त जेजेपी और आईएनएलडी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बहुत लो है। यानी जेजेपी की इसलिए लो है कि वो जेजेपी को 2019 में एंटी बीजेपी वोट पड़ा था, और लेकिन जब नंबर की बात आई तो जेजेपी और बीजेपी का समझौता हुआ और सरकार दुष्यंत के पहियों पे चली। लेकिन जब वो अलायंस टूटा, और खासतौर पर जब 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, उस मुद्दे पे भी दुष्यंत ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। इसलिए जेजेपी की हालत इस बार बहुत खराब होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई एक भी सीट आएगी। दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा लो है। तो इन दोनों पार्टियों को अगर मैं साइड में कर दूं, फिर 3 पार्टी बचती हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब एंटी बीजेपी वोट जब 2 जगह बटेगा बिटवीन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। उसको रोकने के लिए भी ये जरूरी है कि एक ही सिंबल हो, यानी कांग्रेस पार्टी का जहां कांग्रेस पार्टी का हो, या फिर 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी का हो। इसीलिए ये अलायंस किया जा रहा है कि एंटी बीजेपी वोट ना बटे। और इसमें इसमें एक बहुत बड़ी सुझाव मुझे लगता है केजरीवाल का भी है। वो अंदर बैठ के सिर्फ यही गुना भाग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें बीजेपी को रोकना है। और ये इस बात के संकेत भी हैं मिलिंद जी कि आने वाले समय में मुझे लगता है जनवरी में जब दिल्ली में चुनाव होगा तो यहाँ भी समझौता हो सकता है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती है कि भाई अगर वोट बट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाए और वोट बट के वापस हम बहुमत से कम रह जाए या उतना बहुमत ना मिले, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसका हो सकता है कि हमको दिल्ली में भी ये देखने मिलेगा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो जाए। दोनों तरफ से है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है, तो जाहिर है उनके मन में ज्यादा सेंटीमेंट होंगे बीजेपी के प्रति। तो उनका ये कहना है कि हमें किसी भी तरीके से बीजेपी को बाहर करना है। इधर कांग्रेस पार्टी के इसमें 2 सबसे बड़े कारण है। सबसे बड़ा फैक्टर उनको ये लगता है कि राहुल गांधी का जो एक पद है, हमें उसे और बड़ा करना है, उसको और स्टैब्लिश करना है। वो कांग्रेस पार्टी के एलओपी नहीं है, वो पूरे इंडिया अलायंस के एलओपी हैं। उन्होंने अपना दिल बड़ा दिखाया और सबको एडजस्ट किया।
वो सोच ज्यादा बड़ी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये कहूँ कि एंटी बीजेपी वोट बटने वाली बात है। क्योंकि इन्होंने एक सर्वे भी कराया था जिसमें जो टोटल इनको वोट लगता है आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में, वो मुश्किल से 1.5% है। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो इनकी जो सोच है वो राहुल गांधी के कद को और बड़ा करना वो ज्यादा है इस अलायंस में, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये कहूं कि, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 90 सीटों के लिए 2,500 से ज्यादा आवेदन आए हैं और टिकट तो एक को ही मिलेगी। ऑन एन एवरेज 30 लोग टिकट मांग रहे हैं एक सीट के ऊपर। कमलनाथ कह रहे थे कि अखिलेश कौन है, ये पिछले नवंबर की बात है, और अब राहुल गांधी दिल बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को पूरे इंडिया अलायंस का नेता दिखाना चाहते हैं। तो मतलब पिछले 6 महीनों में देश की राजनीति जो है बहुत बदल गई है। एक सेकंड, वो 52 सीटों के राहुल गांधी थे जब कमलनाथ ने कहा था अखिलेश, अब 99 सीटों के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अलायंस करना चाहिए। आदेश, आप मतलब एक हाँ या ना में कि किसका आ रही है, अगर ये 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, कांग्रेस के या बीजेपी के? सरकार किसकी बन सकती है? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। हालांकि अगर मैं नंबर देना नहीं चाहता, मैं नंबर दे सकता हूँ आपको, लेकिन एक बार टिकट बट लेने दीजिए, मैं आपको पूरा डाटा दे दूंगा। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, जो झगड़े हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि काफी नुकसान होगा इन लोगों को। धन्यवाद आदेश इस बातचीत के लिए। और आदेश का कहना यह है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन के भी जो आंकड़े आए हैं वोट परसेंटेज के, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को वहाँ पर एडवांटेज है, सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है। साप्ताहिक सभा में आज के लिए इतना ही। हमने बात की हरियाणा चुनाव के बारे में, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, तो इन चुनावों के बारे में भी हम चर्चा साप्ताहिक सभा में करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। एक बार फिर से ये शो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।